तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से समझ में आया हमें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख लो बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल का ये तो मतलब हुआ। डाइपोल आप लोगों को पता है। और ये डाइपोल कहां रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई वेक्टर। ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इस टॉपिक में कुल मिला के एक चीज हमें समझनी है कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, वही हमें देखना है। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने डाइपोल कंसिडर कर लिया, कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जो माइनस क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को कंसिस्ट करता है। लेंथ कितनी है इस डाइपोल की? यहां से लेके ये लेंथ कितनी है? 2 है। लेंथ 2 है। प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा। ये एंगल डाइपोल कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बच्चों जो ये डाइपोल है, डाइपोल सीधा तो रखा हमने, आप लोग देख लो इंक्लाइन कर रहा है। तो डाइपोल कितना इंक्लाइन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो कितना एज्यूम कर लिया हम लोगों ने? थीटा। तो मैं यहां पे इमेजिनरी लाइन बना देता हूं और थीटा एज्यूम कर लिया। किस इमेजिनरी लाइन के साथ? थीटा ये बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। क्लियर? अब बच्चों हमें पता है कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बताया था, आप लोग उनको देख लेना अगर नहीं देखी तो, कि जब भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, जब भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो क्या होगा? एक फोर्स क्रिएट होगा। फोर्स क्रिएट होगा तो यहां पे द फोर्स ऑन पॉइंट ए, ऑन पॉइंट ए, और पॉइंट ए पे कैसे चार्ज है? माइनस क्यू कूलम, माइनस क्यू कूलम चार्ज है। तो फोर्स कितना होगा? इसको F1 मान लो। कितना होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस क्यू ई, इतना न्यूटन। हम लोग पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं ऐसा कैसे हुआ, अभी तो सिर्फ डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हैं। ऐसे सिमिलरली द फोर्स ऑन पॉइंट, द फोर्स ऑन पॉइंट बी, जिसपे प्लस क्यू कूलम चार्ज रखा हुआ है F2, उस पे कितना होगा? सेम डायरेक्शन में। यहां पे F1 अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे F2 सेम डायरेक्शन में। F2 वैल्यू कितनी होगी? QE न्यूटन। बच्चों अगर ये फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे हैं तो पिछली वीडियो आप लोग चेक करना, उसमें फॉर्मूलाज प्रूफ कराए गए हैं, बताया गया है कि इसकी डायरेक्शन ऐसे ही क्यों हुई, उसकी डायरेक्शन ऐसे ही क्यों हुई। क्लियर? तो वो वहां पे आप लोग देख लेना। अभी आगे देखते हैं। अच्छा, जब दो, अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन यहां से क्या निकला कि QE न्यूटन, QE न्यूटन दोनों सेम है। फोर्स सेम है, फोर्स इक्वल है, बट अपोजिट, ये माइनस में या प्लस में। तो दो इक्वल और अपोजिट अगर फोर्स बनते हैं तो ध्यान आ गया हमें क्लास 11 एकदम से कि सर मैकेनिक्स, ध्यान आ गई हमें। और मैकेनिक्स में रोटेशनल मोशन का पोर्शन है ये। जब भी दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं तो वहां पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स की वजह से टॉर्क क्रिएट होता है। दैट मींस अगर मैं यहां पे आप लोगों को थ्योरी बताऊं तो आप लोग एक थ्योरी की लाइन लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल is under the action of two equal and opposite parallel forces, two equal and opposite parallel forces, hence it gives rise to a torque on the dipole. Hence it gives rise to a torque on a dipole.
हुआ टॉर्क ऑन द डायपोल। ये तो बच्चों आप लोगों को पता था, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब ये दो फोर्स हो गए डायपोल। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने बताया है कि जब भी डायपोल अंडर द एक्शन में हो, एक्शन हो किसके अंडर में, दो इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्सेस के, तो उस वजह से क्या होगा, टॉर्क क्रिएट होगा। और टॉर्क हमें पता ही है, टॉर्क का मतलब क्या होता है बच्चों, एनी फोर्स, मतलब चाहे तो ये F2 ले लो चाहे F1 ले लो, एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिटवीन टू फोर्सेस। तो बच्चों हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता नहीं, मुझे डिस्टेंस A से B के बीच में पता है, इंक्लाइंड वाली। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये होगी। इसको इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं N। तो A से लेके N तक की जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दैट मींस यहां पे मैं लिखूंगा QE, कोई सा भी ले लो फोर्स, दोनों QE है, बस साइन अलग अलग, एक प्लस में एक माइनस में, इनटू AN। टॉर्क इक्वल टू QE इनटू AN। दैट मींस अननोन कौन हो गया, AN को फाइंड करने के लिए बच्चों यहां पे ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लेते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब कौन सा देता है, ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों को पता होना चाहिए, फिजिक्स के अंदर जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं से यूज हो जाती है और हम लोग उसको यूज कर लेते हैं बस। अब ये AN नहीं को फाइंड करना है, कोई और तरीका था ही नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ANB। इसके अंदर देख लो आप लोग साइन थीटा फॉर्मूला लगाओ, परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, AN। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो 90 डिग्री ये रहा, उसके सामने वाली साइड कौन सी है, AB। तो बच्चों AN इक्वल टू हो गया AB sin थीटा, AN इक्वल टू हो गया AB sin थीटा। और AB कितनी थी मेरी, डायपोल की लेंथ कितनी मानी मैंने, 2a, तो 2a sin थीटा। ये वैल्यू इक्वेशन 1 टॉर्क में पुट कर दो, तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया, QE इनटू 2a sin थीटा। और बच्चों आप लोगों को पता है यहां पे कि Q और ये 2a मिलके चार्ज इनटू डिस्टेंस हमारा क्या बना रहा था, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ध्यान आया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या बना था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो यहां पे क्या हो गया, PE sin थीटा, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, ये था। अब टॉर्क कितना बना, कितने फोर्स का बना, कितने मैग्नीट्यूड का बना, तो वो हमें टॉर्क पता चल लग चुका है, वो कितना है, PE sin थीटा। यहां पे P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। मैं लिख देता हूं तीनों चीजों को। अब तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो इसको रफ कर दूं मैं। देखो जो ये P है, वेयर P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। E क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें डायपोल रखा हुआ था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और थीटा क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, EF शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, किसके बीच में क्या एंगल बनना था। अच्छा आप लोगों ने वेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, और वेक्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो हमें पता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू होता है AB sin थीटा। और यहां पे क्या है, PE sin थीटा। दैट मींस टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क को अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखो तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में हो गया। तो बच्चों ये डेरिवेशन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और आई होप कि आप लोगों से आ गया होगा। अगर ये नहीं आया तो इसको फिर से वीडियो को दोबारा से चेक करो, और अगर उसके बाद भी दोबारा से देखने के बाद भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट लिख के वहां पे लिखो, और फिर उसके बाद आप लोगों को सॉल्यूशन प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कुछ केसेस है, वो केसेस भी देख लेते हैं बच्चों। टॉर्क हम लोगों ने भी प्रूफ किया, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, या फिर PE sin थीटा।
अच्छा यूनिट तो हमें पता ही है भाई, टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया बच्चों, कभी भी किसी भी डायरेक्ट फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना कि कोई फॉर्मूला ड्राइव कर लिया और हम लोग कंफ्यूज लगे पड़े हैं, डायपोल मोमेंट की यूनिट ढूंढ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ढूंढ रहे हैं, फिर थीटा की ढूंढ रहे हैं, वो भी यूनिटलेस है, थीटा तो साइन थीटा कोस थीटा ऑल दीज आर यूनिटलेस यार, फिर उनमें ढूंढ रहे हैं, लग रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं जी, और फिर क्या है कि अच्छा सर ये आए। अबे टॉर्क का क्या मतलब है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मतलब न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या कैसी भी डिस्टेंस हो मीटर में होगी, तो यूनिट क्या है न्यूटन मीटर, क्वांटिटी तो हमें पता ही है वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें कुछ केस थे, ये केस देखने इसलिए जरूरी है क्योंकि केस ये प्रैक्टिकली हमें बता रहे हैं कि अगर आप इस पोजीशन पे रखोगे, मतलब कोई सी पोजीशन हो उसमें इतना बेस्ट रिजल्ट, किसी और पोजीशन पे रखोगे तो हो सकता है खराब रिजल्ट हो। तो हम लोग उन केसेस को देखते हैं। केस नंबर 1 क्या है, टॉर्क ऑन द डाइपोल बिकम जीरो, टॉर्क जीरो हो जाएगा व्हेन इट इज अलाइंग इटसेल्फ पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी हमारी, उस डायरेक्शन में थी ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी की सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में थी, यहाँ पे ई वेक्टर हो गया। और अगर मैं यहाँ पे डाइपोल को पैरेलल कर दूं इसके, यहाँ पे माइनस क्यू ई फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू इस पे, और ये प्लस क्यू पे प्लस क्यू ई फोर्स लग रहा है, ये इधर की साइड और ये इधर की साइड। तो बच्चों इस केस में क्या होगा यार, पैरेलल रख दिया तो हमें पता है पैरेलल, पैरेलल का क्या मतलब है, एंगल कितना होगा जीरो, साइन जीरो कितना होगा जीरो, साइन जीरो वैल्यू जीरो, तो पी को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, दैट मींस टॉर्क ऑन द डाइपोल बिकम जीरो, टॉर्क जीरो हो जाएगा कब, जब ये अलाइन करोगे आप इटसेल्फ पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रख दिया, तो कितना टॉर्क हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जीरो टॉर्क हो जाएगा। दैट मींस अगर कभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैरेलली डाइपोल रखा, प्रैक्टिकली मतलब समझो इसका, तो कभी भी डाइपोल मूवमेंट नहीं करेगा, कभी भी डाइपोल रोटेशन में नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स जीरो टॉर्क जीरो। अच्छा फोर्स जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, फोर्स तो लग रहा है देखो माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, पर नेट फोर्स जीरो है। आप लोगों को चलो ये भी समझा देता हूं मैं, नेट फोर्स कैसे, एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग देखो ना यार, ये माइनस क्यू ई उस डायरेक्शन में, क्यू ई उस डायरेक्शन में, प्लस क्यू ई ये इस डायरेक्शन में। अगर नेट की बात की जाए तो F1 प्लस F2, और डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से क्यू ई प्लस माइनस के क्यू ई, दैट मींस F नेट कितना हो गया जीरो, तो वहां से भी जीरो निकल गया भाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ही जीरो हो गया, तो फिर ये खत्म ही हो गया। और जब बच्चों किसी, अब बात आई स्टेबल फॉर्म की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप कब स्टेबल फॉर्म, आप लोग अपने आप पे देखो ना, प्रैक्टिकली देखो कि हम लोग कब स्टेबल होते हैं, जब हमारे साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, हम पे कोई एक्सटर्नल कोई चीज वर्क ना कर रही हो। सपोज करो कोई उधर से उंगली कर रहा है, कोई इधर से उंगली कर रहा है, कोई ऊपर से उंगली कर रहा है, तो क्या हम लोग स्टेबल फॉर्म में होंगे, वो उधर से फोर्स लगा रहा है, वो उधर से फोर्स लगा रहा है, कोई और से फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग कब स्टेबल फॉर्म में होते हैं, जब हमारे पास कोई भी फोर्स ना हो, हमें कोई छेड़छाड़ ना कर, हम लोग आराम से रात को सो रहे हो बेड पे लेटे हुए, किसी का कोई इफेक्ट हम पे पड़ ही नहीं रहा हो, दैट मींस इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे स्टेबल फॉर्म ऑफ डाइपोल। इस पोजीशन पे सबसे ज्यादा डाइपोल स्टेबल फील करेगा। अच्छा उसको जस्ट अपोजिट कर दो, जस्ट अपोजिट मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट 180 डिग्री उल्टा कर दो, मतलब डाइपोल अब भी पैरेलल है, पर इस बार माइनस क्यू उधर आ गया और प्लस क्यू इधर आ गया 180 डिग्री पे, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल फॉर्म ऑफ डाइपोल। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंटी पैरेलल। अगर आपने डाइपोल को एंटी पैरेलली लोकेट कर दिया, किसके एंटी पैरेलल, मेरे या तुम लोगों के, किसके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल प्लेस करते हो तो बच्चों क्या होगा, वहां पे अनस्टेबल फॉर्म आ जाएगी, किसकी, डाइपोल की, डाइपोल की बच्चों। अच्छा तीसरा पॉइंट देखते हैं, केस 2 है तीसरा पॉइंट हमारा, टॉर्क ऑन द डाइपोल इज मैक्सिमम। बच्चों टॉर्क का मैक्सिमम होगा, टॉर्क का मैक्सिमम होगा व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अगर मैंने डाइपोल को ऐसे ऐसे रख दिया तो आप लोग देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा परेशान करेगी इस पोजीशन में, सारी की सारी इस पे टकराएंगी इधर से जाती हुई। तो आप लोग देखो मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90 sin 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्म, टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, PE, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, PE,
ये मैक्सिमम टॉर्क है, इसकी वजह से वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, मैक्सिमम फोर्स के साथ रोटेट करेगा। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने एक चीज नोट की या नहीं की, बट मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों ने ध्यान से सुनना चाहिए था आप लोगों को मेरी बात। मैं बार बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा था ना, सोचा नहीं कि मैं बार बार ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल दो। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में इसलिए नहीं बोल सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने का मतलब ये हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। अगर कभी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पहली चीज कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा जा रही होगी, कोई ऊपर से नीचे, कोई नीचे से ऊपर, कोई इधर कोई उधर, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग पहली बात तो ये है कि कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। फिर दूसरी बात, हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म के अंदर कुछ यूनिफॉर्म हो, फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, फिर अलग टाइप से हो, फिर यूनिफॉर्म हो। दैट मींस वहां पे टॉर्क भी होगा तो फोर्स भी होगा, वहां पे टॉर्क भी होगा एज वेल एज फोर्स भी होगा। टॉर्क की वजह से कौन सी मोशन होगी, रोटेशनल, और फोर्स की वजह से कौन सी मोशन होगी, कौन सी मोशन होगी बच्चों, नॉर्मल मोशन। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। टॉर्क की वजह से यहां पे रोटेशनल मोशन और नॉर्मल फोर्स की वजह से ट्रांसलेशनल मोशन। आप लोगों ने काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 में पढ़ाई था। तो यहां पे आप लोगों ने वो मोशंस देखी थी। तो ट्रांसलेशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रही है, रोटेशनल मतलब जो रोटेट कर रहा है। तो अगर कोई पूछे आप लोगों से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म में लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना अलग से, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट। तो आप लोग क्या लिखोगे, यहां पे क्या बताओगे, 2 पॉइंट लिखोगे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क और फोर्स दोनों बनते हैं, उस वजह से रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन दोनों टाइप की मोशन होगी। मन कर दो।